दरअसल परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घटने का खतरा है, क्योंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, जबकि हिंदी पट्टी यानी हिंदी बोलने वाले राज्यों की आबादी 57 करोड़ से ज्यादा है। यानी दक्षिण के मुकाबले हिंदी पट्टी की आबादी दुगुनी है। एक सवाल है दोस्तों कि अगर परिसीमन हो जाए तो आम चुनाव 2024 के आधार पर लोकसभा में बीजेपी की क्या स्थिति होगी, बीजेपी को कैसे फायदा होगा, चलिए अब आपको ये बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, साउथ और नॉर्थ का। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन कह रहे हैं कि जल्दी बच्चे पैदा करो। आखिर क्यों साउथ में बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है? आखिर क्यों डरे हैं दक्षिण के राज्य? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अब तुरंत बच्चे पैदा करने की जरूरत है। 8 मार्च को आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी कहा कि महिला कर्मचारियों को बच्चों की संख्या की परवाह किए बिना मैटरनिटी लीव दी जाएगी। एक टीडीपी सांसद काली शेट्टी ने तो तीसरा बच्चा लड़की होने पर 50,000 रुपया और लड़का होने पर एक गाय देने का ऐलान तक कर दिया। आखिर क्यों? इसका एक ही जवाब है, लोकसभा परिसीमन से जोड़ कर देखा जा रहा है इसको मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि लोकसभा की सीटें 2026 में बढ़ सकती है और सीटें बढ़कर 543 से 1210 हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि साउथ में सीटें घट सकती है। दक्षिणी राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें घट जाएगी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं पूरा मामला। सबसे पहला सवाल, परिसीमन क्या है, ये कब और कैसे किया जाएगा? सिंपल तरीके से ऐसे समझिए, आप जिस जगह रहते हैं वहां आपके विधायक या सांसद होते हैं। एक सांसद या विधायक एक तय क्षेत्र की आबादी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सांसद या विधायक के क्षेत्र की आबादी भी समय के साथ बढ़ रही है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा निर्धारित की जाती हैं। इसी सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। इसी से SC/ST सीटों की संख्या भी तय होती है। दोस्तों, आखिरी बार 1976 में 1971 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन किया गया था। उस वक्त देश की आबादी 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फार्मूला अपनाया गया था। इसी तरह कुल 543 सीटें तय की गई थी। हर जनगणना के बाद परिसीमन का नियम होने के बावजूद 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। वहीं दक्षिण और उत्तर के राज्यों में असमान जनसंख्या होने के कारण परिसीमन टलता रहा। 2000 में बीजेपी की अटल सरकार ने संविधान में 84वें संशोधन कर लोकसभा सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया था। पॉइंट यह है कि अब ऐसे में 2026 से परिसीमन शुरू हो सकता है, लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन कराया जा सकता है। लेकिन इसमें भी पेच है दोस्तों। दरअसल आर्टिकल 81 के मुताबिक संसद में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की जरूरत भी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, परिसीमन के बाद राज्य की लोकसभा सीटों पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल भारत में लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े 2011 के हैं। तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी। ऐसे में प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट का फार्मूला अपनाया जाता है तो देश भर में कुल 1210 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। चूंकि नई संसद की लोकसभा में मैक्सिमम 888 सांसद ही बैठ सकते हैं। अगर इसे परिसीमन का आधार मानकर 1210 सीटों के साथ एडजस्ट करें तो यूपी को 147 और कर्नाटक को 45 सीटें मिलेंगी। बाकी राज्यों में भी यही फार्मूला लगेगा दोस्तों। हालांकि सीटों के परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या इकलौता आधार नहीं है। 2002 के परिसीमन एक्ट के मुताबिक लोकसभा सीटों के निर्धारण में यथासंभव इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, सभी इलाके भौगोलिक तौर पर एकजुट हो। दूसरा, सभी इलाकों में जिला मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालय हो। तीसरा, इलाके में आसानी से आवाजाही हो। चौथा, कोई भी विधानसभा सीट 2 लोकसभा क्षेत्र में नहीं होगी। इससे सभी लोकसभा सीटों में एक समान आबादी नहीं होगी। जैसे एक चीज गौर कीजिए,
2019 में तेलंगाना की मल्काजगिरी लोकसभा सीट में 31 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, जबकि लक्षद्वीप में महज 54,000 वोटर्स थे। दोस्तों, हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के परिसीमन में केंद्र सरकार पर असमान तौर पर परिसीमन करने के आरोप भी लगे। दरअसल जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में आबादी बढ़ी, लेकिन जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर डिवीजन में सिर्फ 1 ही सीट बढ़ी। अब सबसे बड़ा सवाल परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में किस बात का खतरा है और डर है। दरअसल परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घटने का खतरा है, क्योंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्यों की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, जबकि हिंदी पट्टी यानी हिंदी बोलने वाले राज्यों की आबादी 57 करोड़ से ज्यादा है। यानी दक्षिण के मुकाबले हिंदी पट्टी की आबादी दुगुनी है। दरअसल 1960 और 70 के दशक में सरकार ने जनगणना पर काबू पाने पर जोर लगा रखा था। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया और वे इस मामले में आगे रहे, लेकिन उत्तरी राज्य खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में फेल हो गए। दक्षिणी राज्यों की इस उपलब्धि के पीछे एक कड़वा सच भी था, वो ये कि जनसंख्या घटी तो लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दक्षिणी राज्यों की इस शिकायत को दूर करने के लिए इंदिरा सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन कर नए परिसीमन पर 2002 तक रोक लगा दी थी। इसके बाद अटल सरकार ने 2026 तक इसी पर रोक लगा दी। सरकार का मानना था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि हम और आप देख रहे हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 12% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21% से भी ज्यादा है, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9% कम। इसलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10 लाख आबादी वाला फार्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी। एक कड़वा सच ये भी है कि दक्षिण को आबादी नियंत्रण और आर्थिक विकास की सजा मिलेगी, यानी उनकी सीटों में बहुत कम बढ़त होगी। वहीं उत्तर को आबादी बढ़ने और विकास की होड़ में पिछड़ने का राजनीतिक इनाम हासिल होगा, यानी कि उनकी सीटों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एक सवाल है दोस्तों कि अगर परिसीमन हो जाए तो आम चुनाव 2024 के आधार पर लोकसभा में बीजेपी की क्या स्थिति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण भारत की पार्टियां और विपक्ष परिसीमन को सपोर्ट में नहीं है। उनका मानना है कि परिसीमन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। कैसे? 27 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को कैसे फायदा होगा, चलिए अब आपको ये बताते हैं। दोस्तों, परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होंगी, यानी बहुमत का आंकड़ा 445 होगा। 2024 में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली थी। इसमें 118 सीटें हिंदी पट्टी के राज्यों यानी काऊ बेल्ट से थी, यानी 49% सीटें। मान लीजिए परिसीमन के बाद बीजेपी 2024 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे हिंदी बेल्ट में ही 219 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 50% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी। अभी संसद में दक्षिण से करीब 24% सांसद जाते हैं। अगर परिसीमन होता है तो यह आंकड़ा घट जाएगा और 22% के नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन बीजेपी उत्तरी राज्यों में ज्यादा मजबूत है। वहीं पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है और इन्हीं राज्यों में वो ज्यादा सीटें जीतती है। जिन राज्यों में ज्यादा सीटें हैं वहां अभी बीजेपी मौजूद है, लेकिन कल कोई और हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कहते हैं कि हमारे सांसद जो है 8 सांसद कम हो जाएंगे एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है और दक्षिण और एक तरह से आप कह सकते हैं साउथ और नॉर्थ को एक तरह से इस मामले को लेकर डिवीजन बना हुआ है। अब 2026 में क्या होता है और कैसे होना चाहिए दोस्तों, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।